नमस्कार। आइए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा भारत की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के दिल में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों का कोई मामूली विश्लेषण नहीं होने वाला, बल्कि ये एक पूरा भौगोलिक महाअभियान है। अब देखिए, हिमालय को समझने के लिए सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो ये है कि ये कोई एक अकेली सीधी दीवार नहीं है। नहीं, बल्कि ये 4 अलग-अलग समानांतर श्रृंखलाएं हैं। और इस सफर में ये नक्शा हमारा गाइड बनने वाला है। हम एक-एक करके इन चारों श्रृंखलाओं से गुजरेंगे। हमारी यात्रा शुरू होगी ट्रांस हिमालय से, फिर हम पहुंचेंगे वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और आखिर में शिवालिक तक। तो तैयार हैं? चलिए अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। तो हमारे इस अभियान का सबसे पहला पड़ाव वो है ट्रांस हिमालय। ये इस पूरी पर्वत प्रणाली का आप कह सकते हैं सबसे पुराना और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्सा भी है। अच्छा, ट्रांस हिमालय के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भूवैज्ञानिक तौर पर ये असल में यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। मतलब इसका निर्माण मुख्य हिमालय के बनने से भी बहुत पहले हो गया था। और यही वजह है कि यहाँ टेथीस सागर के समुद्री अवशेष मिलते हैं। कमाल है ना? खैर, इसके 3 मुख्य हिस्से हैं, या कहिए 3 श्रेणियां हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो आइए सबसे पहले उत्तर की ओर चलते हैं, जहां हमारा सामना होता है शक्तिशाली काराकोरम श्रेणी से। इसे एक नाम दिया गया है, उच्च एशिया की रीढ़, और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला है। जी हां, यहीं पर है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सिर्फ K2 ही नहीं, गशब्रम जैसी कई और विशाल चोटियां भी हमें यहीं देखने को मिलती हैं। जरा इसकी ऊंचाई के बारे में सोचिए, 8,611 मीटर। ये सचमुच आसमान को छू लेने जैसा है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी, सच कहूं तो, बहुत मुश्किल है। लेकिन रुकिए, काराकोरम की कहानी सिर्फ इन ऊंची चोटियों पर खत्म नहीं होती। इसकी एक और बड़ी पहचान है, और वो है इसके विशाल ग्लेशियर यानी हिमनद। और जब मैं विशाल कहता हूं तो मेरा मतलब वाकई में विशाल से है। ये असल में बर्फ की नदियां हैं जो धीरे धीरे बहती हैं। सियाचिन ग्लेशियर को ही ले लीजिए, ये करीब 72 किलोमीटर लंबा है, और बियाफो, बाल्तोरो, हिस्पर, ये सब भी 60 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में गिने जाते हैं। ठीक है, तो काराकोरम से अब हम अपने अभियान में थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। काराकोरम के ठीक नीचे हमें मिलती है लद्दाख श्रेणी, और ये भी अपने आप में बहुत अनोखी है। एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे खड़ी ढलान वाली चोटी, मतलब एकदम सीधी चढ़ाई वाली चोटी, कैसी दिखती होगी? और वो है कहाँ? इसका जवाब यहीं लद्दाख श्रेणी में छिपा है। उस चोटी का नाम है राकापोशी। इसकी ढलान इतनी ज्यादा खड़ी है, इतनी सीधी है कि इसे दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी का दर्जा दिया गया है। वाकई ये प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है। तो ट्रांस हिमालय में हमारी सफर का आखिरी हिस्सा है जास्कर श्रेणी। ये लद्दाख के दक्षिण में है, और एक प्रहरी की तरह, एक गार्ड की तरह ट्रांस और वृहद हिमालय के बीच खड़ी है, उन्हें अलग करती है। और हाँ, यहीं पर वो मशहूर जोजिला पास है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्ट्रैटेजिक रास्ता है। चलिए, अब हम अपने अभियान के दूसरे और शायद सबसे मशहूर पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हम बात कर रहे हैं वृहद हिमालय की, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। और हाँ, इसे दुनिया की छत कहना बिल्कुल सही है। हिमाद्री जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे लगातार चलने वाली रेंज है। जरा अंदाजा लगाइए, इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट ही 6,100 मीटर है। और ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। ये पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर पूर्व में नामचा बरवा तक करीब 2,500 किलोमीटर तक फैली हुई है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। दुनिया के जो सबसे ऊंचे पर्वत है ना, वो सब यही हैं। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो एक लाइन से हमें मिलते हैं नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और फिर आता है दुनिया का शहंशाह माउंट एवरेस्ट और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये सच में जैसे दिग्गजों की एक परेड हो। पर ये पहाड़ सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए ही महान नहीं है। ये जीवन के स्रोत भी हैं। सोचिए, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे विशाल ग्लेशियर यहीं से तो पिघलते हैं, और उन्हीं से जन्म होता है गंगा और यमुना जैसी हमारी जीवनदायिनी नदियों का। वो नदियां जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को सींचती हैं, उसे जीवन देती हैं। अच्छा, अब जरा इस फर्क को देखिए।
एक तरफ हैं हिमाद्री की वो विशाल बर्फ से ढकी हुई चोटियां और दूसरी तरफ हमारे अगले पड़ाव यानी मध्य हिमालय की हरी भरी कोमल ढलानें। ऊंचाई में कितना जबरदस्त, कितना नाटकीय अंतर है ना। तो चलिए अब हम अपने सफर के आखिरी चरण में दाखिल होते हैं। अब हम ऊंचाइयों से नीचे उतर रहे हैं, दक्षिण की ओर, निचली श्रृंखलाओं की तरफ, यानी मध्य और शिवालिक हिमालय की तरफ। ये हमारे सफर का वो हिस्सा है जहां पहाड़ इंसानी बस्तियों के सबसे करीब आ जाते हैं। पहले आता है मध्य हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर के बीच है। ये कायांतरित चट्टानों से बना है, मतलब वो चट्टानें जो बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से अपना रूप बदल चुकी हैं। और शायद यही वजह है कि शिमला और मसूरी जैसे हमारे पसंदीदा हिल स्टेशन यहीं बसे हुए हैं। और फिर सबसे आखिर में, सबसे दक्षिण में है शिवालिक। ये हिमालय की सबसे नई, सबसे युवा और सबसे कम ऊंचाई वाली रेंज है। ये असल में नदियों द्वारा लाए गए मलबे से बनी है और यहीं पर हमें देहरादून जैसी खूबसूरत दून घाटियां देखने को मिलती हैं। तो लीजिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का ये लंबा सफर हमने पूरा कर लिया। अब थोड़ा रुकते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी विशाल प्रणाली को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। याद है, हमने अपनी यात्रा शुरू की थी ट्रांस हिमालय के सूखे ठंडे रेगिस्तान से और हम पहुंचे शिवालिक की हरी भरी तलहटी तक। ये सफ़र साफ दिखाता है कि हर एक रेंज की, हर एक श्रृंखला की अपनी अलग पहचान है, अपना एक अलग ही चरित्र है। और यही इस पूरे सफर का सबसे जरूरी सार है। हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ की एक दीवार नहीं है, नहीं, ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो भारत की जलवायु को कंट्रोल करती है, हमारी नदियों को पानी से भरती है और हमारी संस्कृति को हजारों सालों से एक आकार देती आ रही है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, ये जो पर्वत प्रणाली है, ये एक जीवंत शक्ति है, पर तब क्या होगा जब ये शक्ति खुद बदलने लगे? अगर इसमें बदलाव आने लगे तो हमारे जीवन पर, हम सब पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना आज बहुत जरूरी हो गया है।